नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव पास। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे। आबकारी नीति को मंजूरी करने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 375 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। देहरादून में पुस्तक मेले का उद्घाटन सीएम धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान कार्यक्रम। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक से पत्रकार की एंट्री रोकी गई। भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों को आने से रोका। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया बैठक का बहिष्कार। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र मांगा। 24 मार्च को अगली सुनवाई। प्रदेश में 4 साल में 2.5 गुना बढ़े अति कुपोषित बच्चे। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 430 करोड़ का बजट खर्च, बावजूद आंकड़े कर रहे चिंतित। और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। पिथौरागढ़ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर है, जहां धामी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को मान्यता दी गई है। 12वीं के समकक्ष माना जाएगा ये 3 वर्षीय डिप्लोमा। 6 से 8 तक राज्य के आंदोलन के इतिहास पढ़ेंगे छात्र। हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक लागू होगी। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। प्रजाति अगेती प्रजाति का 375 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना लिया जाएगा। सामान्य प्रजाति का 365 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। कारागार विभाग की सेवा नियमावली को भी हरी झंडी दी गई है। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण के साथ ही राज संपत्ति के समूह खा और गा की नियमावली को हरी झंडी मिली है। सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। साथ ही स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन होगा। गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी दिखाई गई है। मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा उधम सिंह नगर के पराग फार्म को मिलेगी जमीन। 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी। आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। अगली अहम खबर विकासनगर से है, जहां अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। बिना मान्यता और पंजीकरण के संचालित मदरसों पर एक्शन हुआ है। बीते शनिवार भी सीज किए गए थे 4 मदरसे। अभी तक 7 मदरसे सीज किए जा चुके हैं। तहसील प्रशासन पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग, MDDA ने यह कार्रवाई की, जहां लगातार मदरसों को सील किया जा रहा है। पिछले शनिवार को भी मदरसों को सील किया गया था और ये कार्रवाई अब आगे जारी है। अब तक 7 मदरसों को सील किया जा चुका है। मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग, MDDA ने ये कार्रवाई की है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आज देहरादून में एक शानदार आयोजन हुआ है। राज्य के प्रतिष्ठित पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ, जिसमें साहित्य प्रेमियों और लेखकों की बड़ी संख्या दिखाई दी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की किताबों और प्रकाशनों का व्यापक संग्रह प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए पुस्तकें शामिल थी। इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखकों और प्रकाशकों ने भाग लिया, जो साहित्य के प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे राज्य की समृद्धि साहित्यिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के आयोजन हमारे साहित्यकारों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपनी कला के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करते हैं।
तो साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है। वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी, जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को वातावरण प्रदान करेगी, वातावरण निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। भूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनुकृत लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जिस उद्देश्य के साथ यूपी से अलग करके पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था, उन उम्मीदों को परसीमन ने धीरे धीरे चकनाचूर कर दिया है। राज्य गठन की मूल अवधारणा ही यह थी कि छोटी विधानसभा और प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो तेजी से विकास भी होगा। राज्य गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी विधानसभाओं के गठन को देखकर लग भी रहा था कि दूर गांवों में बैठे ग्रामीण तक विकास की किरण पहुंचेगी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हुए परसीमन ने इन पहाड़ी राज्यों के विकास पर ब्रेक लगा दी है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लगातार पलायन हो रहा है, इससे यहां पर जनसंख्या घटती जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, पहाड़ी हिस्सों में लगातार हो रहे पलायन में जनसंख्या का घनत्व कम हो रहा है, जिसके चलते पहाड़ में विधानसभा की सीटें कम हो रही हैं। सीटें कम होने से विधानसभा में पहाड़ के मुद्दों की पैरवी कम हो जाएगी। राज्य में 1 लाख की आबादी पर विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया है। 9 पर्वतीय जिलों को 4353 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 40 विधानसभा सीटों व 4 मैदानी जिलों के 12,214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 30 सीटें हैं। जब 2002 में परिसीमन हुआ तो आबादी घटने की वजह से पहाड़ के 9 जिलों की विधानसभा सीटें 40 से घटकर 34, जबकि मैदान की 30 से बढ़कर 36 हो गई। वहीं 2011 की मतगणना में राज्य के पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले में बड़ी संख्या में पलायन होने की तस्वीरें उजागर हो चुकी हैं।
पलायन आयोग भी पहाड़ से हो रहे पलायन को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करती रिपोर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में अब ये मुद्दा फिर गर्माता नजर आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी कहना है कि परिसीमन क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका हल निकलवाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी वन मंत्री से, पहाड़ को देखते हुए कुछ पॉलिसी में चेंजेस हमारे होने चाहिए। जो हमारा वन का एक्ट है, वैसे वो कह रहे हैं कि भारत सरकार में उन्होंने भेजा हुआ है कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, लेकिन इसको करना होगा क्योंकि अब खेत में भी अगर बहन नहीं जा पा रही है और वहाँ पर भी उसको खतरा है, तो ये हमारे लिए एक साइन है कि अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा, कुछ देखना होगा। विधानसभा लोकसभा में जो परिसीमन की बात है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले सर्वदलीय बैठक इसमें आयोजित होनी चाहिए, सारे दलों की राय लेनी चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन जिन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, सभी पक्षों की और सभी दलों से राय मशवरा करना चाहिए। क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करवाया था कि पहाड़ों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ से पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, ये सारे मुद्दे, पहाड़ के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर उठते हैं। अगर मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे तो निश्चित तौर से प्रदेश का विकास भी होगा और यहाँ से पलायन भी रुकेगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता व भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया। राज्य आंदोलन से बना उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब भी परिसीमन हो, क्षेत्रफल के हिसाब से हो, जिससे पहाड़ का विकास हो सके। हम सरकार का सहयोग करेंगे। यूकेडी का ये भी मानना है कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र में हुए बवाल को दबाने के लिए ये बात की जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इस बात से मुखर रहा है कि जब भी परिसीमन हो, जब भी विधानसभा की सीटें निर्धारित हो, वो केवल और केवल क्षेत्रफल के आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि जो भौगोलिक एरिया है, जो भौगोलिक हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड, उसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना बिल्कुल ही गलत है। अब जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक तरफ मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि हो न हो कहीं जो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में हुए हंगामा को दबाने के लिए कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस पे एक लॉलीपॉप तो नहीं लगा दी। अगर उन्होंने सत्य में ये किया यार, इस पर वो कार्रवाई करेंगे तो हम उनका हमेशा स्वागत करेंगे और इस निर्णय का उत्तराखंड क्रांति दल पूरा उनको ये सहयोग करेगा। परिसीमन हमेशा क्षेत्रफल के आधार पर ही होना चाहिए। अब तक केंद्रीय राजनीतिक दलों का विजन मैदान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, वहीं जो क्षेत्रीय दल होता है उसके पास स्थानीय मुद्दों की अच्छी परख रहती है। लेकिन हिमालयी राज्य उत्तराखंड की अवधारणा कहीं न कहीं अब मैदानी इलाकों में सिमट रही है। अब देखना होगा लंबे समय से क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन की मांग धरातल पर आ पाती है।
सरकार पहाड़ से पलायन रोकने में कितनी सफल होती है, आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत को उनके चुनावी वादों की याद दिलाई। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र पाल सिंह रावत ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, जिन पर अब उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन चुकी है, इसलिए इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार के वादे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है। आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएँ, उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कोटद्वार का उत्थान हो। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। तहसील कार्यालय के लालकुआं में शौचालय में पानी नहीं आता, जबकि यह बड़े पैमाने पर गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है। वहीं फायर सीजन नजदीक आ रहा है, मगर यहाँ रखे अग्निशमन उपकरण वर्षों पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जो किसी भी विषम परिस्थितियों में काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पूरे मामले पर जब उपजिलाधिकारी तुषार सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है और वह तत्काल स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसकी आज ही हम इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालें। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने और विजयी प्रत्याशियों को मामले की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है। याचिका में अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण को गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। आज माननीय न्यायालय के समक्ष नगर पालिकाओं में जो आरक्षण लागू किया गया था, उनको चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी, वो आज सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 4 के सम्मुख प्रस्तुत हुई, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि उन्हें एक टाइम और दिया जाए काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। तो माननीय न्यायालय ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया है। साथ ही उनको आदेशित किया है कि जितने भी रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, उनको उत्तराखंड सरकार इस आदेश के बारे में बताएगी और उनसे निवेदन किया है कि अगर वो अपना पक्ष कोई रखना चाहें तो इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करके अपना वो पक्ष इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और उसके अलावा जो हमारा चुनाव आयोग है, उत्तराखंड चुनाव आयोग, उसको भी निर्देशित किया है कि अगर उनको कोई काउंटर फाइल करना है तो इस समय अवधि के दौरान वो भी अपना काउंटर फाइल करेंगे। और सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 तारीख नियत की। गौला खनन मजदूर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और मजदूरों ने स्टोन क्रशर एसोसिएशन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। हजारों की संख्या में लोग नगर में रैली निकालते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां समिति के पदाधिकारियों ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने बिना पूर्व जानकारी के अचानक ₹2 प्रति यूनिट रेट घटा दिया है, जिससे गाड़ी मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। इसका प्रभाव सीधे तौर पर मजदूरों पर पड़ रहा है। समिति ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक सभी वाहन स्वामी स्टोन क्रशर के गेट में किसी भी वाहन को प्रवेश करने नहीं देंगे। साथ ही इस अवसर पर एक व्यक्ति ने देवभूमि स्टोन क्रशर के बाहर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। देखिए, मजदूर वर्ग पीड़ित, परेशान, शोषित मुझे लग रहा है और रोजी रोजी का संकट इनके पास खड़ा है। ये शौक से सड़कों पर नहीं उतरे हैं और जो राजशाही कर रहे हैं, मैं राजशाही ही कह सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्रवादी तो है नहीं, हिटलर शाही चल रही है और पूंजीपतियों के दबाव में इनको इनकी रोजी रोटी
छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देवभूमि और मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में मैंने गौला खनन समिति को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से हम लड़ाई लड़ते हैं इस लड़ाई को भी मुखर होकर लड़ेंगे। देखिए, स्टोन क्रशर जो है वाहन स्वामी का उत्पीड़न कर रहा है और विगत 4 साल से हम इसी जो है दंश को झेल रहे हैं। इस बार इन्होंने जो है खान अधिकारी के सामने और विधायक जी के सामने, माननीय क्षेत्रीय विधायक, उनके सामने 30 रुपये का रेट ओपन किया और मात्र 15 तारीख को गेट खुले थे और 1 तारीख को उन्होंने 2 रुपये गिरा दिए, जिसको लेकर हम सभी वाहन स्वामी, खनन मजदूरों, ड्राइवरों को सबको रोष है और इसलिए आज हम यहाँ पर आए। उनको 10 बजे आज क्या बार है? आज मंडे है, आज सोमवार है ना, सोमवार, कल मंगल, परसों बुधवार। अगर कल तक क्लियर नहीं हुआ, परसों बुधवार को हम देवभूमि क्रेशर के आगे ही आत्मदाह करेंगे, क्योंकि क्रेशर यूनियन जो है कहती है कि रेट को कम कीजिए, या तो क्रेशर हटे या तो क्रेशर हट जानी चाहिए, नहीं तो हम अपना आत्मदाह करेंगे। हमने विधायक लालपुरा विधानसभा के मोहन सिंह बिस्ती जी को कन्फर्म कर दिया है, अभी लेटेस्ट है, 5 मिनट पहले हमने फोन किया है।